टॉप 3 मिस्टेक्स दैट सोल्जर डज ड्यूरिंग द सर्विस। हम आजकल क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड आ गया, बेफालतू का सामान ले लेते हैं। यार महीने का तो 1000 जा रहा है, 2000 जा रहा है, वो पता नहीं चलता, लेकिन वो अगर आप देखोगे लॉन्ग रन में वो बड़ा अमाउंट हो जाता है। व्हेन यू जॉइन इंडियन नेवी, व्हाट वाज योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट दैट हिट यू इन योर माइंड? 5 अगस्त को हम ज्वाइन कर लिए नेवी में। उधर पहली बार हमने ऑल ओवर इंडिया के बंदे को देखा। Welcome to the Soldier Mind podcast, where story meets reality and inspiration meets action. So thank you sir for joining this podcast. Thank you. सबसे पहले सर मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा. What do you mean by the soldier mindset? अपने देश की रक्षा करना है, यही सोल्जर का माइंडसेट है। इसी मकसद से हम ज्वाइनिंग भी करते हैं कि देश के लिए हम लड़ेंगे और देश के ऊपर कोई आंच हम नहीं आने देंगे। मेरे नहीं, हर सोल्जर का यही मकसद होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए हम देश का और इस मिट्टी का ऋण कैसे चुका सके। मेरे हिसाब से यही माइंडसेट होना चाहिए। आप फौज ज्वाइन करने से पहले कभी ना कभी आपकी जहन में ये सवाल हमेशा आते होंगे, कहीं आपका यूनिफॉर्म देख के उनके प्रति प्राउड या फिर कुछ ऐसा चीज़ महसूस होते थे? उस टाइम एक पिक्चर निकला था बॉर्डर, उससे तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि अभी आर्मी में चले जाए और पाकिस्तान में घुस जाए। बॉर्डर से तो हम पूरे बॉर्डर को तो मैं 20-25 बार देखा होगा। ऐसे लग रहा था कि अब तो ज्वाइन करना है किसी भी तरह, तो वो दिमाग में था, मेरा हाई स्कूल कैरियर से वो दिमाग में था। जब आपने बॉर्डर मूवी का नाम लिया ना, लिटरली वो एक ऐसा मूवी था उस दौर पे, हम लोगों ने एक बार नहीं 2 बार नहीं करीबन 10 बार देख चुके होंगे और स्टिल हम सोचते कि उस मूवी के थ्रू ऐसा चीज़ पोर्ट्रे किया गया एंड लिटरली वो एक ऐसा मूवी था जो हर यूथ को एक इंस्पिरेशन दिया गया, एक मोटिवेशन। डेफिनेटली वो बेस्ड भी है, वो रियल स्टोरी पे बेस्ड है। जब भी वो बॉर्डर वाली गाना सुनते हैं ना, संदेश आती, वो गाना तो पूरा तगड़ा था। वो गाना अभी भी ऐसा लगता है ना, रूह खड़ा कर देता है। वो अभी भी हर एक सोल्जर की वही हाल है। अभी भी 10 साल 15 साल पीछे चले जाएंगे तो बॉर्डर में जो दिखा है वो ठीक है, संदेश ऐसे ही पहुंचता था। अभी भी जो हमारा हाई अल्टीट्यूड एरिया है, अभी भी उधर ही संदेशा ऐसे ही जाता है चिट्ठी के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि उधर नेट वेट है नहीं। तो बॉर्डर तो अभी भी बॉर्डर ही है, बॉर्डर अभी भी बॉर्डर है। मज़ा आता है उसको देख के। जब आप यूनिफॉर्म पहन लिया तो एक तो इंस्पिरेशन था, आपने जिस मूवी देखी और बाद में उसी किरदार पे आप आ गए। When you join Indian Navy, what was your first instinct that hit you in your mind कि आप मुझे देश को रक्षा करने है और मैं देश का एक रक्षक बन चुका हूँ। 5 अगस्त को हम ज्वाइन कर लिए नेवी में। उधर पहली बार हमने ऑल ओवर इंडिया के बंदे को देखा। कोई मणिपुर से आए, कोई नेपाल से आया, कोई इधर राजस्थान से आया, हरियाणा से आया, तो कोई वेस्ट बंगाल से आया, तो हर स्टेट के लोग उधर आ गए थे। तो पहले जब गए कोई हीरो बन के आए थे, सभी इतना इतना बाल था सभी का, ये वाला इतना इतना है। पता चला 2 दिन के बाद सब जीरो हो गए, पूरा निकाल दिया सब कुछ, हीरो से एकदम जीरो, पूरा जीरो कर दिया। हम बोले क्या यार, कहाँ आके फंस गए। और फिर 10 दिन के बाद तो सभी को काला कर दिया, इतना दौड़ा बोड़ा के सबको काला कर दिया। अब लगा हाँ भाई, अब सभी हम एक फौजी है, सभी अभी एक ही लगा, कोई हीरो जीरो नहीं है इधर, अभी हम फौजी है, रगड़ देंगे। वो वाला एक वर्ड यूज होता है फौज में, रगड़ देंगे, मतलब कि हम अभी चाहे कुछ भी हो जाए, मर मिट जाएंगे लेकिन मार देंगे। वो वाला ये था मेरा पहला एंट्री में। और वन फॉर ऑल फॉर वन, ये एक स्लोगन, एक इंस्पिरेशन देता है या फिर एक रगड़ा पट्टी का स्लोगन है? नहीं, ये पूरा इंस्पिरेशन का है कि जैसे आप चिल्का में गए, पूरा डिफरेंट स्टेट से आए हुए थे बंदे। सो हाउ डिफिकल्ट टू मिंगल, क्योंकि हर इंडिया का हर स्टेट से आया हुआ है। और जब आपने पहली बार कल्चर्स के साथ जब आप टाइम स्पेंड करने लगे, तो व्हाट वाज दैट मोमेंट कि आप कंपैटिबल हुए थे? बिकॉज साथ साथ में आपको रगड़ा भी मिल रहा था और साथ में वो कल्चर डाइवर्सिटी की वजह से एक होता ना क्वाइट डिफिकल्ट सिचुएशन। सो वो ट्रेनिंग फेज ऐसा होता है, बंदे अगर फर्स्ट 15 डेज में अगर सेटल नहीं हो पाए तो एक मेंटल डिस्ट्रप्शन होता है, एक मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, तो उसी दौर पे गुजरते हैं। सो कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए कि उस माहौल पे आपको बैलेंस करना? भोगौड़ा तो कोई हमको बोलेगा नहीं गांव में, चाहे कुछ भी हो जाए हम ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, पहली बात तो वो दिमाग में था। पहले 1-2 दिन
एक्चुअली ट्रेनिंग का ही एक पार्ट है। ये सोच रहा था कि मेरे बगल में कोई उड़िया ही मिल जाए, लेकिन पता चला मेरे बगल में कोई नहीं है। उन्होंने ऐसे सेटिंग करके रखा था, मेरे बाद एक बंगाली होगा, एक केरलाइट होगा, एक राजस्थानी होगा, एक हरियाणा का होगा, एक पंजाब का होगा। उसी टाइप से वो पूरा डिजाइन किया गया है ताकि आप सभी से मिलो, सभी के कल्चर को जानो। क्योंकि आप, मेरे को तो ओनली उड़ीसा में नौकरी नहीं मिलेगी। ट्रेनिंग 6 महीने का जो है वो खत्म होते होते ऐसा हो गया कि सभी लिटरली रोए, गले पकड़ के रोए। बीच में मतलब कि कोई अगर किसी को पनिशमेंट मिल रहा है, कोई खाना नहीं खाए, दूसरा बंदा वो भले ही उड़िया नहीं होगा, दूसरा स्टेट का होगा, वो खाना लेके रखा हुआ कि मेरा दोस्त ने खाना नहीं खाया। क्या वो प्यार था या एक्साइटमेंट था? नहीं, वो वो ट्रेनिंग कंप्लीट होने की एक खुशी था? नहीं, वो रियली में वो प्यार था। हमारे टाइम पे क्या था, चिट्ठी एक माध्यम था और वो दौर ज़्यादा नहीं चला, क्योंकि उसके बाद थोड़ा फिर मोबाइल आ गया 4-5 साल के अंदर, तो फिर कनेक्टिविटी शुरू हो गया। आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू आंसर दिस कि जब एक सोल्जर को इमोशनल हैंडल करना इमोशनल चैलेंज है या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो हैंडल इमोशन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इमोशंस तो रहेगा। आप फौज ज्वाइन इसीलिए किए हो क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। फौज ने आपको इसी तरह डिजाइन कर दिया ट्रेनिंग देके कि आप रिस्पॉन्सिबल होगे हर टाइम पे, इमोशन बाद में आएगा आपके लिए। आपने जो फर्स्ट मंथ की सैलरी मिली थी तो आप कितना एक्साइटेड थे और आपने क्या किया? पहला मंथ का सैलरी है, अपनी खून पैसे की कमाई है, तो उसमें डेफिनेटली हक पेरेंट्स का रहता है। एक फौजी को शादी के बाद एक बैचलर की तरह नहीं रह सकते और बैचलर की तरह सोच नहीं सकते। तब आपके पास फैमिली हो जाएगी तो आपका जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, तो इसका इफेक्ट अपने पर्सनल लाइफ प्लस प्रोफेशनल लाइफ में क्या असर दिखते हैं? तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। हम जैसे बैचलर थे, फैमिली था हमारा, ऐसा नहीं कि शादी होने के बाद फैमिली हुआ, फैमिली था हमारा। उस टाइम जैसे हैंडल कर रहे थे, इसको भी वैसे हैंडल किया, क्योंकि फौज का जो ट्रेनिंग पैटर्न होता है वो फिजिकली फिट एंड मेंटली टफ, वो वाला बेस पे चलता है। फौज में जो फैमिली के लिए जो फैसिलिटीज है, वाइफ को मेडिकल जाना है, एम्बुलेंस आएगा, मेडिकल ले जाएगा, उधर डॉक्टर से, नर्सेस है, मेडिकल अदर मेडिकल स्टाफ से हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पूरा ठीक है। अभी सोच लीजिए जैसे नेवी में तो सेलिंग करना है आपको, आपकी फैमिली बेस पे है। जैसे मैं बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, मैं सेलिंग पे चला गया और इधर वाइफ बच्चे हैं, तो अभी क्या करें, हम सेलिंग से तो आ नहीं सकते। तो गवर्नमेंट ने सफिशिएंट प्रोविज़न दिया है उसके लिए। आप फैमिली की तरफ से अगर प्रेशर में रहोगे तो देश के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। आपका फैमिली का जो भी इशू है वो सॉल्व होगा, चाहे आपका फैमिली गांव में हो कि फौजी की रेसिडेंस में हो। तो एक फौजी को फाइनेंशियल प्लानिंग कितना ज़रूरी है? एक पीपीएफ जो बोल रहे हैं आप हैं, उसको एपीपीएफ बोलते हैं, आर्म फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड। आप जितना कटा सकते हो आपके हिसाब से, ऐसे नहीं कि गले तक काट दिया और खाने के लिए कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। आप आपका लाइफ भी एंजॉय कीजिए, कल किसी ने दिखाए, आप आपका लाइफ एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ कुछ बचत भी कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी जो फाइनेंशियल, जैसे देखिए फौज आपको हर तरीके की सुविधा तो देती है अभी, लेकिन आप सोच लीजिए आपके बच्चे को मेडिकल पढ़ाना है, इंजीनियर पढ़ाना है, हायर स्टडी के लिए, उसके लिए पैसा तो आपको ही करना है ना। जो एक रिटायरमेंट के बाद किस तरह उनको प्रिपेयर करना चाहिए? आप 1 साल पहले प्लान कीजिए या 2 साल, जो भी है आपके एबिलिटी के हिसाब से, आप 1-2 साल पहले प्लान कीजिए, माइंड सेट कीजिए कि मेरे को छोड़ना है। और छोड़ने से पहले सिविल सोसाइटी में ये चैलेंजेस आता है, उसके लिए आपको प्रिपेयर हो जाना है। जो पैटर्न है उसके साथ आपको थोड़ा कोप अप कर लेना चाहिए। 1-2 साल पहले आप प्लान कीजिए, आराम से दिन का 1-2 घंटा निकाल के पढ़ाई करते रहे, आराम से आके बाहर आप क्लिक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। So how difficult is for the soldier who are transitioning back to the civilian life? फौजी एडजस्ट कर लेता है हर जगह। जैसे मैं अपनी पर्सनली बताता हूँ, मैं जब छोड़ के आया तो मैं ऐसे मार्केट गया था कुछ काम के लिए, पार्किंग लिखा था, मैं बाइक में था, पार्किंग लिखा था, मैंने लेके प्रॉपर पार्किंग करके दुकान में चला गया, मेरा काम खत्म हो गया। मैं बाहर आया तो मेरा बाइक में निकाल नहीं पाया, क्यों? किसी ने प्रॉपरली पार्किंग नहीं किया था। तो मैं अपने माइंड को एडजस्ट कर लिया, भाई ये सिविल वर्ल्ड है, इधर आपको एडजस्ट करना है। तो अकॉर्डिंगली फौजी है, सब कुछ एडजस्ट हो जाता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग डिसिप्लिन है और ट्रेंड है, तो हमको पता है किसको साथ कैसे डील करना है। और जो फौज में बैचमेट होता है
तो बैचमेट का इम्पोर्टेंस क्या है? एक बचपन पे था, बचपन में हमारा था भाई, हाँ, ठीक है। भाई के साथ कितना भी लड़ाई हो जाए, रात को पैर उसी के ऊपर डाल के सोना है। भाई को किसी ने बोल दिया तो भले ही मैं उससे हार जाऊं, लेकिन उसको मार देना है, ठीक है। तो बैची वही है, फौज में जो हम बैचमेट बोलते हैं। एक रिलेशनशिप या तो सीनियर या जूनियर के साथ क्यों नहीं हो पाते, और वो जब बैची नाम आ जाता है, बैची टैग आ जाता है ना, मारपीट आप सीनियर के साथ नहीं कर सकते, जूनियर के साथ नहीं कर सकते, मारपीट बैची के साथ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको झेल लेगा। सुबह फिर अरे बैची खाना नहीं खाया, उठ यार चल खाना खाते हैं। सीनियर को बोल नहीं सकते, क्यों सीनियर को बोलेगा वो कल बात नहीं करेगा, पूछेगा नहीं, जूनियर भी हमारा इज्जत नहीं करेगा। तो वो अपनी जगह पे मेंटेन रहे, बैची अपनी जगह पे चले, मस्त चले, बिंदास चले। जैसे एक जो टैलेंटेड है, सपोज वो एक सोल्जर में एंट्री हो गया, तो उनके लिए पास क्या ऐसा अपॉर्चुनिटीज होंगे? अपॉर्चुनिटी आपको है, उसके लिए फौज आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है। मेरे बहुत सारे बैची लोग हैं जो आगे जाके पढ़ाई अपना, जो वो जो बोले अपना, उसमें जिद चाहिए, जुनून चाहिए। अगर आप एकेडमिक एंगल से देखेंगे, हो सकता है मैं बहुत अच्छा था, लेकिन मैं वो क्लिक नहीं कर पाया। मेरे ऐसे बहुत सारे बैची हैं, दोस्त हैं, सीनियर हैं, जिनको मैं जानता हूँ, आप भी शायद जानते होंगे। वो आज अफसर हैं, अच्छे जगह पे हैं। कुछ बंदे थे जो मेरे भी बैचमेट से, वो नेवी छोड़ के दूसरी जगह पे जाके आज अच्छे मुकाम में हैं। आप में अगर जुनून है, आप में वो काबिलियत है, तो आप आगे जाओगे, आपको कोई रोकने वाला ही नहीं है, और कोई रोक भी नहीं सकता। आजकल अपॉर्चुनिटी के मामले में फौज बहुत अच्छी जगह है। ऐसे है कि इधर से पब्लिक सिविल सर्विस भी क्लियर करके गया है। सत्यजीत प्रतिहारी मेडिकल असिस्टेंट था, उसका गाना शंकर एहसन लॉय के साथ है। वो बॉडी बिल्डिंग में नेशनल चैंपियन है। टैलेंट के लिए भाई रास्ता हमेशा खुला है। सो आपके अंदर वो चैलेंजेस आपने देख लिया था, आपने वो चैलेंजेस फेस करी है। आप जिस प्रोफेशन में है, वो जो आप प्रोफेशन में था, उसका इफ़ेक्ट अभी किस तरह आप देख रहे हैं? एक फौजी तो डिसिप्लिन हो ही जाता है, डिसिप्लिन उसके पूरे खून में होता है। जब हम सिविल में आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, जो भी करते हैं, नौकरी हो या जैसे भी कुछ भी, सिविल लाइफ में ये इम्पैक्ट करता है, मैं टाइम से ऑफिस जाऊं, डिसिप्लिन के हिसाब से काम करूं, तो वो इम्पैक्ट अभी भी मेरे इस प्रेजेंट लाइफ में है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो एक सोशल सर्विस है जो फौज ने हमको सिखाया, एक सॉफ्ट कॉर्नर में रहता है हर फौजी की, कहीं ना कहीं कोई हेल्प मांगे या ना मांगे उसको हेल्प करना है। और एक फौजी जो बोलते हैं ना, वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर, वही वाला आदत रह जाता है, ठीक है। चाहे कहीं पे भी काम करो, एक बाहर हेल्पिंग नेचर जो होता है, हेल्पिंग वाला, हेल्प कर देना है किसी को। चाहे सिविल में तो आपको लगेगा यार ये फालतू का हेल्प कर रहा है, मैंने तो बुलाया नहीं इसी को, लेकिन वो हेल्प उसको चाहिए, वो पता चल जाता है अंदर से। सो इन दिस कंपटीशन वर्ल्ड, अभी जनरेशन चेंज हो रहा है, जैसे मिलेनियम, जेन जी, जेन अल्फा। तो अगर मैं एक चीज़ आपसे सवाल करना चाहूँ, तो एक्स सर्विसमैन है जो बेसिकली अभी तक जो मिलेनियम की लौट से आ रहे हैं, तो अभी जो जनरेशन है जेन जी का, तो उनके साथ compete करना कितना टफ है? हम लोग हो गए ओल्ड पैटर्न के, अभी चल रहा है नया पैटर्न। जो एक सर्विसमैन जो फौज में गया है, दे ऑल आर रियली टैलेंटेड, नथिंग टू वरी। आपको क्या करना है, आने के बाद 1-2 साल प्रिपेयर ही करना है नौकरी के लिए। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपको नौकरी ही करना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये माइंडसेट मत रखिए एक सर्विसमैन एक आएगा वो नौकरी ही करेगा, उसका कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम लोग सब जो फौजी हैं वेल एजुकेटेड है, ठीक है, वेल डिसिप्लिन्ड है, उनको पता है मैं अभी नौकरी छोड़ रहा हूँ। वो जो एक रहता है ना, नौकरी छोड़ रहा हूँ, इसके बाद अगर मैं इसको नहीं कर पाया, डू और डाई सिचुएशन है, क्योंकि नौकरी तो छोड़ दो, 1-2 साल में निकल जाएगा नौकरी, क्योंकि मैंने अनुलेंस दे दिया है। अब डू और डाई वाला सिचुएशन है, चाहे वो न्यू जनरेशन हो कोई जनरेशन हो, ठीक है। फौज ने जो सिखाया है कैसे फोड़ना है वो फौजी फोड़ देगा, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। नौकरी करना एग्ज़ाम दे के बहुत ईजी है, ये तो सबसे ईजी टास्क है। जो न्यू जनरेशन के साथ अगर आप कंपैरिजन की बात कर रहे हो, तो एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम पास करना बहुत ईजी है,
एक सर्विसमैन के लिए, उसका कोई इशू नहीं। हाँ, कंपटीशन कहाँ पे होगा, न्यू वर्ल्ड में आके आप अपना खुद का स्टार्टअप निकालो, जैसे अभी आप कर रहे हैं, क्योंकि आप एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको नौकरी नहीं करना है, आप प्री डिटर्मिन्ड है, तो ये चैलेंजेस है, क्योंकि आपसे पहले 10 साल 5 साल पहले पॉडकास्टर सब रेडी हैं, उनका लाखों करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, ये है वो है। तो ये जो चैलेंज को आप फेस कर सकते हो, तो एग्ज़ाम कुछ नहीं है। कितना एग्ज़ाम में क्या है, 10,000 क्वेश्चन कर लो, एग्ज़ाम क्लियर। आप डेली का 100 क्वेश्चन करो, महीने का कितना हो गया, साल का कितना हो गया, आप खुद ही सोच लो, मल्टीप्लाई कर लो, है ना। क्वेश्चन और कहाँ से आएगा। तो एग्ज़ाम एंगल से तो बिल्कुल फ्री रहिए आप, कोई कंपैरिजन नहीं है। एक सर्विसमैन जो आज का मिलियन बैच, जो आज का यंग जनरेशन कर सकता है, एक सर्विसमैन वो कर सकता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सिविल सर्विस भी क्लियर किए हैं। वो सर्विस आने रिटायर्ड होने के बाद, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं अभी उड़ीसा गवर्नमेंट में OS क्लियर किए हुए हैं, ORS है, कोई ओटास है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं सारे, सिविल सर्विस बहुत सारे बंदे क्लियर किए, तो उसका एंगल से कुछ नहीं। हाँ, आप स्टार्टअप कर रहे हो, वो रियल चैलेंज है। सो टॉप 3 मिस्टेक्स दैट सोल्जर डज ड्यूरिंग द सर्विस। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोन जो है एक ट्रैप है, आप इससे बचने की कोशिश कीजिए। हम आजकल क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड आ गया, बेफालतू का सामान ले लेते हैं, यार महीने का तो 1,000 जा रहा है, 2,000 जा रहा है, वो पता नहीं चलता, लेकिन वो अगर आप देखोगे लॉन्ग रन में वो बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ खरीदना है, मेरा यही एक संदेश है, आप पैसा बचाइए, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके बचाइए। जब आपके पास हो जाता है, यू गो फॉर दैट। ऐसा नहीं कि क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, ये कर दिया। आजकल तो फौजी नहीं, कोई भी नौकरी वाला है तो बैंक वाले तो ऐसे ही फ़ोन करते रहते हैं, सर आप एलिजिबल हो, ICICI क्रेडिट कार्ड, HDFC है वो, अगर SBI आप ले लीजिए। बहुत सारे बैंक तो फौजियों का जो सैलरी अकाउंट है उसमें सब कुछ दे देते हैं, प्री अप्रूव लोन हो जाता है, क्रेडिट कार्ड जो भी है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, आप वो सब एक्चुअली मिस्टेक है, देखा जाएगा। आपको लोन चाहिए तो कुछ प्रोडक्टिविटी वर्क के लिए, जैसे आपको घर बनाना है उसके लिए लीजिए। तो ऐसा नहीं कि फालतू में मेरे को ऐसी चाहिए, ठीक है वो बजाज फाइनेंस से ले लेता हूँ, ये सब मिस्टेक है। इसको अवॉइड करना मैं यंग जनरेशन को बोलता हूँ। और दिखावा वाला पैसा खर्च, जो यंग रहते हैं उनको थोड़ा यंग एनर्जेटिक रहते हैं, ठीक है, वैसे भी वो सब 2-2.5 लाख वाला गाड़ी वाला आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, गाड़ी ज़रूरी है, कार ज़रूरी है, थोड़ा सा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 25 लाख का कार लेना है। मेरे हिसाब से आपका बेसिकली बस 10-15 लाख रेंज बहुत अच्छी कार मिल जाती है इंडिया हमारे हिसाब से, तो आप उसी हिसाब से चलिए और अपना पैसा को थोड़ा मैनेज करना सीखिए, क्योंकि यंग जनरेशन का क्या एक्सपेंस बहुत है। बाहर जाना है, बाहर घूमना है, पिक्चर देखना है, देखो जो कुछ करना है करो, लाइफ को भी एंजॉय करना चाहिए। वो कुछ हद तक है, उस पर कुछ लिमिटेशंस खुद लगाना पड़ेगा, ठीक है। अपना जो भी मंथली एक्सपेंस है उसको थोड़ा एक बार एनालिसिस कीजिए, ठीक है, कहाँ पे कैसे क्या करना है। फालतू खर्च जो है जहाँ बच सकते हो बचो, मेरा यही एक कहना है। To the one who inspired to join the uniform services, what would be the piece of advices? आप अगर ये दिमाग में फिक्स मत कर लो कि एक नौकरी ही करना है, आपको टारगेटेड नहीं रहना है, आपको डाइवर्सिफाई वर्ल्ड है ये, ठीक है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। आप ओनली यही है, ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, 100% आपको अच्छा जगह पे भगवान रखेगा। तो आपको अगर स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दे दे, किसको आप चूज करोगे? आपको हार्ड वर्क को स्मार्टली करना है। जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसी के माध्यम से अभी आप चलना है। हम 10-15 साल 20 साल पहले पॉडकास्ट का नहीं जानते थे, वो नहीं था, हमने देखा ही नहीं था। अब ये नया चीज़ है, तो आपकी जनरेशन का ये ज़रूरी है, लेकिन इसमें भी आपको हार्ड वर्क चाहिए। आपको भी इसी में अप डाउन्स मिलते रहेंगे। आपका बहुत पॉडकास्ट में लाखों में फॉलोअर्स चले जाएंगे, किसी में कम आ जाएंगे, ये अप डाउन्स रहेगा। इसको आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो? हार्ड वर्क से कर सकते हो, ठीक है। वो हार्ड वर्क को कैसे करना है? स्मार्टली करना है। तो आपके इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, स्मार्ट और हार्ड को दोनों को मिला के स्मार्टली आपको जो कर सकते हो वो ये, वो मेरा कहने का मतलब है। So thank you very much, sir, for joining. थैंक यू तमन जी। Sharing such a huge experience. So thank you, sir.